उसे अभी खौफ नहीं सताता था कि कोई उसे देख लेगा तो क्या कहेगा कि वो एक होटल में बह रहा है। इसी तरह के छोटे मोटे कई काम किए जिनके बारे में पहले सोचना भी वो अपनी शान के खिलाफ समझता था। वो आराम कर लेता। शाम की क्लासेस ज्वाइन करके उसने ग्रेजुएशन कर ली। फिर उसने बाकायदा लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। किराए पर टैक्सी चलाना शुरू कर दी, जिससे इतनी आमदनी होने लगी कि दूसरे काम न करने पड़ते और उसने दिल लगाकर पढ़ना भी शुरू कर दिया था। कितनी ही सर्द रातें उसने बाजारों के बरामदों में बसर की थी। पता नहीं कौन सा जुनूनी जज्बा था जो उसे स्ट्रगल करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन अब जिंदगी का एक रास्ता तय हो चुका था। उसने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में झोंक दी थी। नींद जैसे वक़्त की नींद थी उसकी, वो खत्म हो चुकी थी और अब सब कुछ तालीम की राह में आने वाली दीवारों को वो गिराता जा रहा था। वो उसकी आंखों से दूर दूर रहने लगी थी। नींद वैसे भी नींद उन लोगों को ज्यादा आती है जिन्हें ख्वाब ज्यादा आते हैं, और उसकी आंखों में ख्वाब नहीं थे। तो नींद का क्या काम? उसे मालूम था कि उसके भाई और बाप इसी शहर में मौजूद है। उन्होंने गांव की जमीनें बेच दी थी और एक टेक्सटाइल में खरीद ली थी, और घर भी यकीनन यही कहीं था। वो चाहता तो आसानी से ढूंढ लेता, मगर ये सजा भी उसने खुद अपने लिए पसंद की थी। फिर वो दिन भी उसकी जिंदगी में आ गया जब एक वकील की हैसियत से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का परवाना उसके हाथ में आ चुका था। उसकी मेहनत को किनारा मिल गया था। उसने एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और एक सुबह शाम का मुलाजिम भी रख लिया था। जिंदगी बहुत सहज अगर नहीं थी तो कोई दुश्वार भी नहीं थी। फिर एक डिनर में उसकी मुलाकात फिर हयात साहब से हुई। वो हाई कोर्ट के सीनियर जज होकर रिटायर हो चुके थे। वो उसे देखते ही पहचान गए। अपनी जगह से उठकर उन्होंने उसे गर्मजोशी से गले लगाया था, जैसे एक अरसे के बाद कोई बाप अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलता है। उसे ऐसा लगा कि एक मुद्दत के बाद वो अपनी जमीन पर वापस आया है। उन्हें उसके प्रोफेशन के बारे में जानकर बेहद खुशी हुई थी। मैं काफी दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा, शायद तुम कभी आओ। फिर मैंने सोचा कि तुम गांव चले गए होगे, या फिर वो चुप हो गए, या फिर मैं वापस आऊंगा ही नहीं। उसने खुद ही उनका जुमला पूरा कर दिया। नहीं, इस बात का तो मुझे यकीन था कि तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। बहरहाल बताओ, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बस सो है, अभी भी स्टार्ट है ना। मैं तुम्हें बैरिस्टर आफरीदी से मिलवाऊंगा। मेरी जाती राय है कि तुम आफरीदी के साथ काम करो। उसे आजकल एक असिस्टेंट की जरूरत है और मेरे ख्याल में चैम्बर्स में इस वक्त उसके बराबर का कोई वकील नहीं है। तुम उसके साथ काम करोगे तो तुम्हारा तजुर्बा बढ़ेगा और नॉलेज भी। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, तुम कल शाम को मेरे घर आना, फिर मैं तुम्हें आफरीदी से मिलवाऊंगा। उसका घर उसी ब्लॉक में है। उसने कार्ड एक नजर से देखा और फिर उन्हें वापस दे दिया। मेरे पास कार्ड है आपका। उन्होंने कुछ हैरत से उसे देखा तो वो बोला, आपको याद नहीं, आपने हॉस्पिटल में मुझे अपना कार्ड दिया था, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। तुमने इतनी तकलीफें उठाई, इतने पापड़ बेले, तो तुम मेरे पास क्यों ना आए, जबकि कार्ड भी तुम्हारे पास मौजूद था। उन्होंने जैसे अफसोस से कहा था। मैं अपने वादे की हद देखना चाहता था कि वो कहाँ तक मैं अपने वादे को निभा सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे कामयाब किया, वरना अगर टूट जाता तो मैं आज ही के पास आता। जब जिंदगी से नाता तोड़ने का ख्याल आया, वो कार्ड लेकर आपके ऑफिस तक आया और दोबारा आपके ऑफिस के दरवाजे से लौट गया कि एक बार फिर कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। उसने आहिस्ता से कहा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सन। मुझे खुशी है कि जैसे तुम मुझे पहली नजर में लगे थे, तुम मुझसे अब कई गुना ज्यादा खालिस निकले। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ दबाते हुए कहा, फिर कल शाम की चाय पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उन्होंने वापसी पर उसी ताकीद की थी। उसने हाँ में सर हिला दिया। जब कड़ा वक्त गुजर जाता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और इस कड़े वक्त के गुजर जाने की पहली निशानी ये होती है कि अच्छे लोग खामखा टकराने लगते हैं। आप हाथ मिलाने का सोच रहे होते हैं, वो आगे बढ़कर गले से लगा लेते हैं, और बुरे वक्त में किसी से सलाम भी लेना चाहो तो वो नजर मिलाना भी गवारा नहीं करता। माजी में कितना हकीक था
किसी लोगों को कोई वास्ता नहीं था। उसकी मौजूदगी, ज़ाहिरी हालात उसके बाइज्जत होने की गवाही दे रहे थे और ये काफ़ी था। अगले रोज़ शाम को वो खुद हयात के ड्राइंग रूम में बैठा उनसे बातें कर रहा था। उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर भी शायद वही उसे थके थके से लग रहे थे। ये अजीब बात है कि बगावत इंसान के अपने अंदर होती है, उसके खून में। मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को बरसों खूनी जिगर देकर सींचा और मेरे बेटे ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उसे मेरी बुनियादी उसूलों से ही इख्तलाफ था। वो मुल्क की उस मशहूर सियासी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा था जो हर हुकूमत के साथ पावर करके मजे लूटती थी। बहरहाल ये मेरी कमजोरी है कि मैं अपने बेटे को अपने रास्ते पर न ला सका। उसे मेरे उसूल बोधे और फजूल नजर आते हैं, जिन्होंने मुझे सारी जिंदगी से टूटे फूटे बंगले और ओल्ड मॉडल गाड़ी के सिवा कुछ नहीं दिया। शायद वो अपनी जगह दुरुस्त है। वो दुख से उसे बता रहे थे। वो क्या कहता? खामोशी से उनकी आंखों में झांकते दुख को देखकर नजरें झुका ली। हर जनरेशन तजर्बा करना चाहती है, दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहती है। मैंने भी यही किया था। मेरा बेटा भी अब यही कर रहा था और उसका बेटा भी शायद यही करे। बदलाव ही जिंदगी की सबसे ठोस हकीकत है। उसी वक्त ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाबा चाय ले आए? नाजुक सी आवाज पर उसने एक लम्हे को दरवाजे की तरफ देखा। पर्दा हल्का सा हिला था मगर किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। खिज़्र साहब एक लम्हे को रुके, फिर उधर चाय की ट्रॉली अंदर करते हुए बोले, अस्मा बेटी अंदर आ जाओ, हैदर अपना ही बेटा है। सॉरी बाबा, मुझे कुछ काम है, उसी आवाज ने कहा और मध्यम कदमों की दूर जाती आवाज सुनाई दी। वो ट्रॉली खींचकर सोफे तक लाया। मेरी बेटी है अस्मा, बड़ी नेक और फर्माबरदार। अब्बास की बिल्कुल उलट, मेरे कहने को ईमान जानती है, या शायद सारी बेटियां ही ऐसी अच्छी होती हैं। वो चाय कप में उगलते हुए बोले, वो क्या कहता? उसका तजुर्बा इस मामले में बिल्कुल जीरो था। फिर चाय के दौरान इधर उधर की बातें होती रही। अब जबकि तुम काफी हद तक सेट हो चुके हो तो मेरा ख्याल है तुम्हें अपना घर भी बसा लेना चाहिए। उनकी इतनी अचानक बात पर उसने कुछ चौंक कर उन्हें देखा। फिर उसे उनका इस बात को छेड़ने का मकसद भी समझ में आ गया। अभी तो सर मेरे कैरियर की शुरुआत है, अभी मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। उसने कायदे से बात को टालते हुए कहा, और मेरा ख्याल है कि यही मुनासिब वक्त है जब तुम्हें एक हमदर्द जीवन साथी की जरूरत है। तुमने बड़ा लंबा सफर किया, थोड़ा सा रिलीफ लेना जरूरी है, वरना तुम बहुत जल्दी थकने लगोगे। वो शायद सही कह रहे थे। फिर आफरीदी साहब के घर से जब वो रुखसत होने लगा तो उन्होंने एक बार फिर उसे इस बारे में सोचने को कहा। वो सर हिलाकर रह गया। फिर वाकई उसने इस बारे में सोचा, ये सब तो एक न एक दिन होना ही था, और ख्वाब और अरमान तो वहाँ होते हैं जहाँ बहुत से चाहने वाले हों, और मेरे अरमान पूरे करने वाला कौन है? बस इसी आखिरी बात पर उसे लम्हे भर में फैसला करने पर मजबूर कर दिया, और तीसरे दिन ही उसने कंद हयात से मिलकर अपना मामला उनको सौंप दिया। बल्कि उनकी मुश्किल आसान करने के लिए उसने ढके छुपे लफ्जों में कह दिया, उसे बड़ी खुशी होगी अगर वो उसे अपना दामाद बना लेंगे। उन्होंने बेहद संजीदगी से उससे बात सुनी और 2 दिन सोचने की मोहलत ले ली। फिर तीसरे दिन उन्होंने उसे बुलाकर हाँ कर दी, और यूं बगैर देखे भाले चाले पटके अस्मा उनकी जिंदगी में आ गई। और ये शायद उसकी पुरखुलूस सोच का इनाम था जो अस्मा जैसी नेक और शरीफ बीवी उसे मिली। वो अपने बाप की कार्बन कॉपी थी, नमाज की पाबंद थी। वो उसकी ये पाबंदी देखकर शर्मिंदा हो जाता। उसने तो जमाने बीते खुदा की तरफ मुतवज्जो होना ही छोड़ दिया था। अम्मा जी की जिंदगी में वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ता था। कॉलेज आकर उसने तोड़ कर नमाजें पढ़ना शुरू कर दी थी, और अब वो भी छूट गई, और अब तो उसे खुदा के सामने जाते शर्म आती है। अस्मा ने भी कभी उससे न कहा कि वो नमाजें क्यों नहीं पढ़ता। वो उसकी इबादतों से बड़ा मुतासिर था। उसकी जिंदगी में ये दूसरी औरत थी जो खुदा से इस कदर करीब महसूस होती थी। एक अम्मा थी और दूसरी ये। हाँ, अम्मा जी के मुकाबले अस्मा की तबीयत में सख्ती थी। अम्मा जी नर्म मीठी खुबानी जैसी थी। उनके अंदर बाहर मिठास ही मिठास थी, जबकि अस्मा किसी मीठे बादाम की तरह थी, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म, मगर अंदर तक जाने के लिए बहुत वक्त लगता था। उसे भी अस्मा को समझने में मुद्दत लग गई थी। शादी के शुरू दिन उस पर बहुत सख्त गुजरे थे। वो एक न तजर्बेकार वकील था कि बड़ा हो या छोटा, सच्चा हो या झूठा, हर शख्स ये चाहता है कि फैसला उसके हक में हो। जब हाल ये हो तो उस जैसे
ना तजर्बेकार वकील की जगह कहाँ बनती है। वो आफरीदी साहब के साथ रात 2-2 बजे तक उनके चैम्बर में बैठा रहता है। ये केस स्टडी करते रहते और जो सबसे निकम्मा केस उसे नजर आता वो उसके हवाले कर देते। वो कोड़ कर रह जाता। जिनकी फीस भी कम होती थी, बड़े केस और बड़ी फीस तो वो खुद ही रख लेते। उसके केसों के फैसले भी एक दो पेशी में हो जाते। हालात और भी तंग हो गए। इन परेशानी के दिनों में आसमा पूरी तरह उसके दुख दर्द की साथी बन नहीं रही थी। वो उसका हौसला बढ़ाती, बुरे दिनों के गुजर जाने का यकीन दिलाती। अम्मा जी ठीक कहा करती थी, नेक बीवी खुदा का एक बहुत बड़ा इनाम है। फिर उसने इधर उधर हाथ मारने शुरू किए तो आफरीदी साहब बुरी तरह खफा हो गए। इससे पहले कि वो कोई ऊंची हरकत करके वो उसका लाइसेंस जब्त करवाते, उसे उनके तेवर देखकर खुद ही हकला गई और खुद साहब को बीच में डालकर उसने उनसे सुलह कर ली थी। ये मुलाजमत अब एक जबरी गुलामी की सी शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को जीने क्यों नहीं देती। इन्हीं हालात में आयशा आ गई। बेटी की सूरत में रहमत आ गई। उसे याद था कि इन तीनों भाइयों को बहन की बड़ी तमन्ना थी, मगर कुदरत ने उन्हें ये नेमत नहीं दी थी। जिस रोज उसने आयशा को देखा उसे लगा खुदा उस पर मेहरबान हो गया और इतने सालों में उसे पहली बार खुदा पर बड़ा प्यार आया। अस्मा को अस्पताल में तीसरा दिन था और कल उसे डिस्चार्ज हो जाना था। रात को उसने मिलकर घर जाना था। जब वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जाते शख्स को देखकर उसके कदम जैसे जमीन में गड़कर रह गए। वो सफदर भाई थे। उन्होंने भी उसे देख लिया था। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। शायद वो जज्बात से बेकाबू होकर आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लेता या उनके पांव पड़ जाता, मगर उन्होंने तेजी से रुख बदला और सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर चले गए और वो खड़े का खड़ा रह गया। शाम तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो डॉक्टर से बातें करता हुआ बाहर आया। उनकी बातों पर उसने सर हिला दिया। डॉक्टर नर्स के साथ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। वो वापस मुड़ने नहीं चाहता था कि एक आवाज उसके पैर जकड़ के रख दिया। हैदर, उसने जरा सी बाईं तरफ मुड़कर देखा। वो मुकर्रम भाई थे। हैदर वो जज्बाती आवाज में उसके पास आकर बोले। इससे पहले कि वो पीछे हटता उन्होंने उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। एक मुद्दत से उसकी जलती रूह पर जैसे किसी ने ठंडे पानी के छींटे मार दिए हो। वो कितनी देर उसी तरह नीचे खड़ा रहा। उसकी आंखों से दर्द बहना शुरू हो गया। हैदर, हैदर तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढा हमने। अब्बा जी तुम्हारी याद में रो रो कर अधमरे हो गए। तुम कहाँ छिप गए थे जाकर? उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कांपती आवाज में कहा, अब्बा जी कहाँ है भाई? उसने बेकरारी से पूछा। यही है, इसी अस्पताल में। 1 हफ्ते से दाखिल है। क्या हुआ उन्हें? उसने हाथ की बैग से आंखें रगड़ी। बीमार है, बहुत सख्त। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थाम कर बोले। दूसरे कॉरिडोर का चौथा कमरा था और उसे खबर ही न थी। वो 4 दिन से इधर से ही रोज गुजर जाता था। बेड पर एक बूढ़ा कमजोर वजूद उसे अब्बा जी का साया ही लगा। उसे देखते ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। सांस तेज चलने लगा। मुकर्रम भाई ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और वो तो उनकी टांगों पर सर रखे बेआवाज आंसुओं से न मालूम कितनी देर रोता रहा। हिचकियों से उसका वजूद हिल रहा था। हैदर बस करो, अब्बा जी की तबीयत खराब हो जाएगी। उठकर उन्हें दिलासा दो। मुकर्रम भाई ने उसे कंधे से पकड़ कर उठाया तो वो उनके सीने से जा लगा। बेवकूफ, कोई बूढ़े माँ बाप से यूं भी नाराज होता है? मैंने तुझे घर से निकाला था, तूने हमें दिल से निकाल दिया। उनके कांपते हुए हाथ उसके जिस्म को महसूस कर रहे थे और उसकी आवाज तो कहीं दूर गहराई में फंसकर रह गई थी। कितना तड़पाया तूने मुझे, बस तेरी सूरत देखने को ये जान अटकी हुई है। इस जिसमें सोचता था तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर कि मैंने उसके लाडले के साथ क्या सुलूक किया। हैदर बेटा मुझे मुआफ नहीं करेगा? अब्बा जी की बात पर जैसे उसे करंट लगा। अब्बा जी मेरे अब्बा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हिचकी और उसकी डिग्गी बन गई। और मैं हूँ आपका गुनाहगार। अम्मा जी का भाइयों का 100 जन्म भी आपके पाँव पड़ा रहूं तो अब माफी का अवतार नहीं। उसने उनका चेहरा हाथ में थाम कर कहा, ऐसा बड़ा गुनाह तूने नहीं किया था मेरे बच्चे। जितनी बड़ी सजा झेली है तुमने। बच्चे नादानियां क्या ही करते हैं, पर माँ बाप मेरे जैसे सख्त नहीं होते जो हीरो को मिट्टी में रुलाने के लिए फेंक देते हैं। बड़ा बुरा किया मैंने तेरे साथ। उन्होंने फिर उसे गले लगा लिया।
भाई सफदर ने तो रात मुझे देखते ही मुंह फेर लिया था। उसने हल्की सी आवाज में गिला किया, मेरी जिंदगी में इन दोनों की इन क्या हिम्मत की तुझसे मुंह फेरे। जा मुकर्रम सफदर को बुला कर ला, आज खुदा ने मेरी दुआ सुन ली, मैं कैसे उसका शुक्र अदा करूँ। वो उसका माथा चूमकर बोले। तो मुकर्रम भाई दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। अब्बा जी आप मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ते पर जा निकला था। मेरा खुदा गवाह है, मेरी नीयत साफ थी, मैं ख्वाहिशों के भंवर में फंस गया था। मैंने सोचा था जैसे ही फिल्म हिट होगी मैं जेवर की रकम लाकर अम्मा के हाथ पर रख दूंगा। वो सब उठाना ही नहीं चाहता था मैं, बस उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इस बात का वादा तेरी माँ ने मुझसे लिया था कि मैं तेरी यह खता माफ कर दूँ। गुस्सा तो मुझे इस बात पर आया कि तू माँ की हालत सुनकर भी नहीं आया। इस बात की खबर तो तेरे दोनों भाइयों को भी नहीं है। घर में उससे अगली रात होने वाली चोरी में भरम रख लिया है। अब तुम ये जिक्र दोबारा कभी अपनी ज़बान पर न लाना, और अगर तुम ये वो रकम ले गए थे तो वो तेरा हक था। तू तो हमारी आंखों का तारा है बच्चे, अब ये बात कभी ना करना। और उसे यकीन था कि वो चोरी घर में किसने करवाई होगी। वो बाप की इतनी मोहब्बत पर उसका दिल भर आया। फिर सफदर भाई ने आते ही उसे गले लगा लिया। उसे लगा आज मुद्दतों बाद उसका वजूद मुकम्मल हुआ है, वरना ये इतने सालों से आधा अधूरा वजूद लिए घिसट रहा था। अम्मा जी सही कहती थी कि बहन भाई माँ बाप जन्नत के मेवे हैं जो खुदा ने ज़मीन पर इंसान के लिए उतारे हैं। फिर जब उसने आयशा को लाकर अब्बा जी की गोद में डाला तो उनका मारे खुशी के चेहरा सुर्ख पड़ गया। मेरे अल्लाह, एक दिन में इतनी सारी खुशियाँ, हमारा खानदान इस नेमत को तरसा हुआ था। हैदर तूने आज ये अनमोल खुशी दी है हमें। मुकर्रम और सफदर के दो बेटे थे, वो आज भी इस नेमत को तरसते थे। हैदर ये मेरे मुकर्रम के छोटे बिलाल की अमानत है। जब सफदर भाई और मुकर्रम भाई आयशा को प्यार करते रहे तो अब्बा जी ने चुपके से उसके कान में कहा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। खुशी से बहुत देर तक रात न आ सकी और 6 महीने बाद ही अब्बा जी की मौत हो गई। शायद उन्हें उससे मिलने का ही इंतजार था। वो अभी इस खुशी को महसूस ही कर रहा था कि वो उसके हाथों पर तितली के परों का सा रंग छोड़कर मनो मिट्टी में दब गए। आयशा के बाद इमाद आ गया, उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। भाइयों ने बहुत इशरार किया कि उनकी कोठी में आ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उसके हिस्से का पैसा उसे दे दिया। अभी अब्बा जी की मौत का घाव नहीं भरा था कि फजल हयात इस दुनिया से उठ गए। अब्बास हयात मिनिस्टर हो गए थे, उनकी सियासी पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने वाकई साबित कर दिया था कि खिज़र हयात साहब का नज़रिया और तरीक़ा फटीचर और बोसीदा था। खिज़र हयात कोशिश के बावजूद उसके साथ कंप्रोमाइज़ न कर सके और इसी दुख को दिल में दबाए चले गए। और अब्बास के इसरार के बावजूद हैदर खुद को इन शॉर्टकट्स पर न चला सका। वो शायद ऐसा कर लेता अगर अस्मा खिज़र हयात की मॉडल की सूरत उसके साथ न होती। उसका पहले दिन से सिर्फ एक तकाजा था, हैदर मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि मैं और मेरे बच्चे फाका कर लेंगे, लेकिन हमें गलत तरीके से हासिल किए गए हराम माल से एक लुक़्मा न खिलाइएगा। बच्चों की तरबियत और परवरिश का जिम्मा मेरा है और हमें हलाल और पाक रोज़ी पहुँचाने का फ़र्ज़ आपका है। अपने फ़र्ज़ से गफलत न बरतिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो इसके लिए आपको खुदा से पहले मेरे सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। और वाकई कई बार ऐसा हुआ जब उसने उन रास्तों की तरफ जाने का सोचा। उससे अस्मा से एक बार कहा कि बच्चों को मामू के यहाँ भेज दो, कम से कम वो तो अच्छा खा लेंगे, मगर ये सुनी कर देती। आप चाहते हैं कि वहाँ मामू की मोहब्बत नहीं, गोश्त और चिकन खाने की लालच में जाए? नहीं हैदर, मैं अपने बच्चों को लालची नहीं बनाना चाहती। उसका ये जवाब उसे खामोश कर देता। फिर रोमा आ गई। रोमा क्या आई? घर में लक्ष्मी आ गई। सारी कठिनाइयाँ जैसे आप दूर हो गई। हैदर को बार काउंसिलिंग के इलेक्शन में सेक्रेटरी चुन लिया गया। शोबिस के आसमान पर तो उसका सितारा न चमक सका, मगर बैरिस्टर के सामने आसमान पर उसका सितारा चमकने लगा था। आफरीदी साहब रिटायर हो चुके थे और हैदर की शोहरत उनके खास नुमाइंदे की सी थी। इतने सालों की बिगाड़ लेने के बाद वो जाते जाते अपनी शोहरत और नाम उसकी झोली में डाल गए थे। मैं पता नहीं कब तक ख्यालों की इन भूल-भुलैयों में फंसा रहता था कि अचानक दरवाज़ा खुला और अस्मा अखबारात का पुलिंदा उठाए अंदर आई। कुर्सी पर झूलते मेरे वजूद को उसने एक नज़र देखा और अखबार मेज पर पटक दिया। टीवी की एक खाली स्क्रीन पर जब सिर्फ लकीरों के जाल थे, उसने आगे बढ़कर टीवी और वीडियो के बटन ऑफ कर दिए।
फिर जैसे बेजान होकर वो बेड की साइड पर बैठ गई। कहाँ कहाँ भूल हुई है मुझसे, उसने सोचा। मुझे याद है आयशा, इमाद छोटे थे तो हमारा गुजारा मुश्किल से होता था, फिर रोमा के आते ही हर तरफ खुशहाली आ गई थी। मेरा माथा उसी वक्त ठनक गया था कि ये अच्छी निशानी नहीं है। बताइए मुझे, आप कहाँ, किस जगह आपने मुझसे की गई कसम को तोड़ा है? वो एकदम उठकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अस्मा, रिलैक्स हो जाओ, क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे हाथ साफ हैं, यकीन करो प्लीज, तुम हौसला करो, यूं हल्कान ना हो, मुझे कुछ सोचने दो। मैंने उठकर उसे कंधे से थामा और बेड पर ठीक से बिठा दिया तो आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। अब्बा, क्या 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 सोच रहे हैं? इस लड़की के अंदाज शुरू से ही ऐसे नाफरमान और गुस्ताख है और आज उसने सब कुछ कर दिखाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो बिना इजाजत इतना बड़ा काम गुजरेगी। क्या क्या रह गया है हमारे हाथ में? वो हाथ मलते हुए धीमी आवाज में बोली, इमाद कहाँ है? मैंने उसकी तवज्जो बतानी चाहिए, अपने कमरे में बंद है रात से। मत पूछे कैसे मैंने उसे काबू में किया था रात, हमें तो पता भी नहीं था। उसने तो हमें हवा भी नहीं लगने दी थी। रात के खाने के बाद टीवी देख रहे थे। इमाद का मारे गुस्से के बुरा हाल था। मुझे लगा कि या तो रोमा का गला घोट देंगे या खुद कुछ कर लेगा। वो इतना जज्बाती है तो नहीं, खैर हो जाता है ऐसा कुछ ऐसे मामला पे, और उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोमा का बाप अभी जिंदा है और किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ तरीके से उसे जताया है। यही है वन साइड रवैया आपका, जिसने उसे इस कदर चिढ़ाया है कि आज वो हमारी इज्जत लुटाने पर तुली है और नादिम भी नहीं है। वो तब कर खड़ी हो गई। अस्मा, खुद को कंट्रोल करो, उससे ये मामला और बिगड़ जाएगा। अब तुम खुद को जरा ठंडा करो। अब कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बच्चों को बाहर बुलाकर नाश्ता लगवाओ, मुझे बहुत सब भूख लग रही है। मैंने अखबार उठाते हुए कहा। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर बाहर निकली। एक कलेक्शन में यकीनन एक साउंड पार्टी थी जिसने एक वक्त में 2-3 मीडियाज में अपनी पब्लिसिटी की थी। अखबार का कलर्ड पेज ड्रेस शो की तस्वीरों से भरा हुआ था। मैंने अखबार दोबारा मेज पर रख दिया। जिस तरह अब्बा जी और भाइयों को ख्याल था कि मैं अम्मा जी की कॉपी हूँ, उसी तरह मेरा ख्याल था, बल्कि सबका कहना था कि रोमा मेरी डुप्लीकेट है। मुझे उससे अम्मा जी झाँकती हुई नजर आती है। बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखें, खड़ी नाक और चमकती दमकती सुनहरी रंगत और शोल्डर कट घुंघराले बाल। आयशा अस्मा की हम शक्ल थी, आदतों में भी और सूरतों में भी, और इमाद काफी हद तक हिजरत साहब पर गया था। लेकिन रोमा उसे देखकर मुझे आईने की जरूरत न पड़ती। उसकी सूरत में इतना भोलापन था कि जो देखता उसकी तरफ खींचा चला जाता। आयशा और इमाद को अस्मा ने अपनी पसंद के स्कूल में अपनी पसंद के सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया था। आयशा इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कर रही थी और इमाद MBA, लेकिन रोमा पर अनजाने में ही मेरी तवज्जो ज्यादा थी। जब उसकी स्कूलिंग एज शुरू हुई तो अस्मा के मना करने के बावजूद मैंने उसे सीजन सेंट मैरी में दाखिला कराया। उसकी सूरत में जितनी मासूमियत थी, तबीयत में उतना ही चुलबुलापन था। पता नहीं क्या बेकरारी थी उसके अंदर जो उसे चैन न लेने देती। उसने खुशहाली में आँख खोली थी। उसने 12वीं साइंस से किया और मेडिकल के तीसरे साल थे जब उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया और ऐलान किया कि अब वो फाइन आर्ट्स पढ़ेगी। उसे मेडिकल में मजा नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो ये खबर शॉकिंग थी ही। अस्मा तो जैसे अचंभे में पड़ गई। फिर हम सबके इसरार, प्यार, तकरार, कुछ भी उसे कायल न कर सका। बचपन से उसकी दोस्ती नवेद के बेटे अहमद से थी, जो मेडिकल कॉलेज में 1 साल उससे सीनियर था। नवेद काफी दिन इंग्लैंड में रहने के बाद वापस आ गया था। अहमद उसका इकलौता बेटा था, बेहद संजीदा तबीयत का मालिक, लेकिन पता नहीं उसकी रोमा से कैसे दोस्ती हो गई। तबीयत तो मिजाजों के इख्तलाफ के बावजूद उनकी ये दोस्ती अभी तक मजबूती से कायम थी। अहमद ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही रट थी कि अब उसे मेडिकल नहीं करना है। उन्हीं दिनों एक और मसला उठ गया। अब्बास हयात का बेटा सरकील अचानक आयशा का दीवाना हो गया, और जो एक मुद्दत पहले अब्बा जी को मुकर्रम भाई के बेटे के लिए हाँ कर बैठा था, इस बात से परेशान हो गया कि सरकील अच्छा लड़का है। अपने बाप के खिलाफ उसने अच्छी तालीम हासिल की थी और आजकल एक बड़ा सरकारी अफसर था। अस्मा ने फौरन हाँ कर दी, मुझसे पूछे बगैर। मैंने उसे डांट दिया तो उसका मूड ऑफ हो गया। मैंने मुकर्रम भाई से बात की थी, इस तरह आयशा का रिश्ता आया है, आपकी क्या राय है? उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हें रिश्ता पसंद है तो हाँ कर दो। मुझे उनकी इस बात से बड़ा दुख हुआ। मैंने हाँ कर दी और यूं बड़ी धूमधाम से मंगनी की रस्म अदा हो गई। इस सारे मामले के बाद रोमा का मसला तो दब गया था, एक बार फिर सामने आ गया। वो ऐसी जिद्दी हो चुकी थी कि उसने
साफ इनकार कर दिया। अब उसे फोटोग्राफी का जुनून हो गया था। आसमा ने उसे फाइन आर्ट्स में एडमिशन से भी रोक दिया। अगर तुम्हें पढ़ना है तो सिर्फ मेडिकल और कुछ नहीं। वो उसी माँ की बेटी थी। वो कैमरा गले में डाले इमाद की सुजुकी लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर लगाती रहती और रोज के रोज खत्म कर देती। पता नहीं क्या जुनून समाया था उसके अंदर। ना आसमा की बात मानती और न ही मेरी। मैं अजीब मुश्किल में था। फिर वो जहीर अब्बास की एजेंसी में नौकरी की इजाज़त मुझसे मांगने चली आई। मैंने बेहतर समझा कि बजाय इसके कि वो सारा दिन फजूल इधर उधर घूमती रहे, उसे नौकरी की इजाज़त दे दूँ। आसमा की मुखालफत के बावजूद मैंने उसे इजाज़त दे दी। आयशा की मम्मी को अभी 2 माह भी नहीं गुजरे थे जब तुर्की का एक कल्चरल ग्रुप दिल्ली आया। साकिल ने उन्हें हुकूमत की तरफ से सरकारी प्रोटोकॉल दिया। उसी में गुल यास्मीन नामी एक लड़की थी, बेहद हसीन। उसकी अदाओं ने साकिल को पागल कर दिया और जब वो ग्रुप वापस हुआ तो साकिल भी उनके साथ गया। एक खत के साथ मम्मी की अंगूठी वापस भिजवा दी। एक बम था जो हमारे घर में फटा था। अस्मा तो जैसे बिस्तर से लग गई थी। इतना बड़ा सदमा उसके लिए सहना दुश्वार था। मैंने मना किया कि तुम्हें भी अभी ये काम मत करो, इसे अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दो। मगर तुम पर तो भतीजी की मोहब्बत का भूत सवार था। मैं भी अपना गुस्सा किस तरह उतारता? सब कुछ आपके सामने ही तो था। इतना तो अच्छा था वो नेक और सुलझा हुआ। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरी बेटी की खुशियों को। वो घिसे पिटे अंदाज में बोली तो मुझे गुस्सा आ गया। नेक और सुलझा हुआ काम ही तो किया है उसने। अब्बास का बेटा एक नाचने वाली के साथ ही जा सकता था। और खबरदार, तुमने जो मेरी बेटी की खुशियों की बात की, उसे तो खुदा ने बचाया है उसे अंधे कुएं में गिरने से। अगर ये सब कुछ बाद में होता तो मैं क्या करता? मेरी बात पर वो रोने लगी। मेरी बच्ची क्या सोचती होगी? मेरी हीरे जैसी बेटी के दिल को ठेस लग गई। पता नहीं खुदा ने मुझे ये किस गुनाह की सजा दी। अस्मा, तुम बड़े खुश वहाँ मौके वो फजूल ख्यालात क्यों? तुमने अपनी तरबियत के रंग इतने कच्चे समझ रखे हैं जो आजमाइश की पहली धूप से उतर जाएंगे। हमारी बेटी को खुदा ने बचाया है, शुक्र अदा करो। और आयशा समझदार है। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो वो खुद को कसूरवार समझने लगेगी। इसलिए खुद को संभाल लो। मेरी बात का शायद उस पर असर हुआ तो और 2-4 दिनों में वो संभल गई। अभी इस मसले का असर खत्म नहीं हुआ है कि एक नई सिचुएशन सामने आ गई। नवेद के साथ आज भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। दोनों घरों में भी बहुत आना जाना था। उसकी बीवी को भी अस्मा से बहुत अच्छी दोस्ती कर बैठी थी। इस रोज रात को वो अपनी बीवी राबिया के साथ आया तो उसने एक अजीब बात कही। देखो भाई हैदर, हमारी तुम्हारी दोस्ती अपनी जगह दुरुस्त रखूंगी, लेकिन अब इस दोस्ती को किसी एक ऐसे मकान की जरूरत है जिससे ये कभी न टूट सके। नवेद ने चाय का कप रखते हुए कहा, भाई ये दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो बगैर किसी केमिकल के भी बड़ा मजबूत होता है। बल्कि बाकी रिश्तों में तो जोड़ तोड़ होता रहता है। सिर्फ दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो हालात की गर्मी सर्दी के बावजूद सालिम रहा है। तुम्हें अभी किसी मजबूती की जरूरत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों को अगर रिश्तेदारी में बदल दिया जाए तो ये मजबूत हाथ सारी जिंदगी कायम रह सकता है। मेरे कान खड़े हो गए। हमारी दोस्ती किसी रिश्तेदारी से कम है क्या? मैंने उसे टालना चाहा। अस्मा और राबिया हमारी बातें खामोशी से सुन रही थी। आप पता नहीं सादा सी बात को घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हैं? साफ कहिए, हम आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। राबिया भाभी बोली, हाँ तो भाई मैं उसी तरफ आ रहा था। नवीन ने गला साफ करते हुए कहा, खाक आ रही है। इतनी देर में इंसान कितने काम समेट लेता है जितनी देर में आप बात को फैला रहे हैं। वो खफकी से बोली, भाई साहब हम रोमा बेटी का रिश्ता अहमद के लिए मांगने आए और हाँ करवा के ही जाएंगे। ये बात इतनी अचानक थी कि मैं अस्मा और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये आप लोग कौन सी फ्रिक्वेंसी सेट करवा रहे हैं? राबिया, हम दोनों तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपसे एक दरख्वास्त की है अहम। भाभी देखिए, पहली बात तो ये है कि रूमा आयशा और इमाद दोनों की छोटी है और बहुत लाउबाई भी है। फिर हमें पहले आयशा का करना है। जब तक उसका कहीं नहीं हो जाता हम तहरीर रूमा के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर अहमद तो अभी पढ़ रहा है। अस्मा ने बात संभाली, कौन अभी शादी करने का कह रहा है? हाँ करवाना चाहते हैं सिर्फ हम तो। अहमद की तालीम मुकम्मल होगी, फिर वो हाउस जॉब करेगा। उसके बाद उसका इरादा स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने का, और हम चाहते हैं वो अकेला बाहर ना जाए। हाउस जॉब के दौरान ही उसकी शादी कर दी जाए। बेगम नवीन ने तफसील से कहा, अभी बहुत वक्त है, पहले उसे तालीम मुकम्मल करने दें फिर देखेंगे। मैंने कहा, अभी सर्किल का लगाया हुआ जख्म ताज़ा था। ये छोटी छोटी
वादा खिलाफियाँ इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। मैं अब रूमा के बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकता था। फिर वो दोनों मियाँ बीवी घंटा भर इसी बात पर अड़े रहे कि हमें उन्हें हाँ कर देनी चाहिए। ये बात ना मुझे कबूल थी और ना अस्मा को, इसलिए हम इनकार करते रहे। अगले हफ्ते फिर आएंगे मिठाई लेकर, हाँ करवा के ही जाएंगे, वो जाते जाते कह गया। फिर मैंने और अस्मा ने इस मसले पर गौर किया और दोनों की राय थी कि ये बात वक्त से पहले एक तो आयशा का दिल बुरा होगा, दूसरे रुमा भी इस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं है। हम ये फैसला करके मुतमईन हो गए। फिर अगले हफ्ते नवेद का फोन आ गया कि वो रात को अपनी बेगम और मिठाई के साथ फिर से वापस आ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि वो 100 बार आए लेकिन मिठाई की जहमत ना करे, मगर वो जिद्दी शख्स माना ही नहीं। और जब मैंने घर आकर अस्मा को बताया तो उसे भी कुछ गुस्सा आ गया। ये कोई जबरदस्ती है, आप साफ इनकार कर दीजिएगा। भाई किसी बहाने से इनकार करूंगा ना, इतनी पुरानी दोस्ती यूँ तो खत्म नहीं की जा सकती। आयशा का मसला ना होता तो इस रिश्ते में हर्ज भी कुछ नहीं था। दोनों में अच्छी दोस्ती है। मैंने टाई डेली करते हुए कहा, मैं चाय लाती हूँ, कहकर बाहर निकल गई। फिर चाय रूमा लेकर आई। वो बहुत चुप सी थी और कुछ डिस्टर्ब हुई। उसके हर ढंग रवैये से मैं उससे कुछ खफा रहने लगा था। वो चाय मेरे आगे मेज पर रख कर सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं खामोशी से कप उठाकर चाय पीने लगा। पापा अब खफा है मुझसे? वो काफी देर बाद बोली। नहीं, मैं क्यों खफा होने लगा? मैंने उससे सोते हुए चेहरे को देख कर कहा, वो मुझे बहुत प्यारी थी। मुझे लगा आप मुझसे खफा हैं, शायद आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते। उसने हाथों की उंगलियों में रोते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको खुश न देखना चाहता हूँ। आपकी खुशी की खातिर तो मैंने आपको जॉब की इजाज़त दी थी। मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा, ये और बात थी, आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ? वो गहरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा। मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। फिर आप नवेद अंकल तो इनकार नहीं करेंगे? वो एकदम खड़ी हुई और कहकर छपाक से कमरे से निकल गई। और फिर आसमा के भूलने और नाराज होने की परवाह के बगैर मैंने नवेद को हाँ कर दी। मैंने महसूस किया कि मैं कोशिशों के बावजूद रूमा की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता। और इस बात की हवा मैंने आसमा को भी नहीं लगने दी कि मैंने ये रूमा की ख्वाहिश पर किया है। उसने मुझ पर मान करते हुए इतनी बड़ी बात मुझसे कही थी कि मैंने उसका मान रख लिया था, वरना आसमा से वो ये बात कभी ना कह सकती। जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था तो उसने पीछे से आकर मेरा हाथ थाम कर चूमा था और थैंक यू पापा कहा था। रूमा बेटा, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है हमेशा, है ना? उसने सर हिलाया। अगर कभी मैं तुमसे कोई ख्वाहिश करूंगा तो क्या तुम भी इसी तरह मेरा मान रखोगी? मैंने पूछा, यूं ही उसके जज्बातों को देखते हुए पूछ लिया था। क्यों नहीं पापा, मैं दिल की गहराइयों से आपका मान मानूंगी। चलो अब इस पर कायम रहना। मैंने हाथ उसके आगे किया तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। नाश्ता लगा दिया है साहब जी, बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। सुल्ताना ने दरवाजे से झाँक कर कहा तो मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। नाश्ते की मेज पर अस्मा और इमाद है। रूमा गायब थी। तहरीम कहाँ है? मैंने बैठने से पहले पूछा। अस्सलाम वालेकुम पापा। आयशा और इमाद ने मुझे देख कर उठते हुए सलाम किया। मैं जवाब देकर बैठ गया। वो अपने कमरे में है, नहीं आ रही है। अस्मा ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए बेजारी भरे लहजे में कहा, आयशा आप जाएं और बहन को बुला कर लाएं। उसे कहने को मैंने बुलाया है। मैंने आयशा से कहा तो वो उठ खड़ी हुई। पापा हद होती है किसी बात की, आप उसे डांटने के बजाय सर पर चढ़ा रहे हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे स्टूम मचीनाथ सुलग कर बोला, और तुम कौन होते हो मेरी हद के बारे में बताने वाले? और मेरी जिंदगी में तुम्हें मेरे फैसलों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने उसे कई नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है फिर मैं नहीं रह सकता, यहाँ जा रहा हूँ मैं। वो गुस्से से मेज से ठोकर लगाते खड़ा हुआ। जब मुझे यहाँ कुछ कहने का हक नहीं है ईमान, मैंने जोर से उसे झड़का। बैठ जाओ आराम से, यहाँ कम से कम कोई तुम्हारे हक नहीं छीन रहा है। ठीक से बैठकर नाश्ता करो। वो गुस्सा जब्त करते हुए उसी पोजीशन में खड़ा रहा। ईमान सुना नहीं तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? अस्मा ने एक नजर मुझे देख कर कहा तो वो झटके से बैठ गया। जब वो दोनों काफी देर तक न आई तो अस्मा कहने लगी, मैं देखती हूँ। उसी लम्हे आयशा के पीछे रूमा अंदर आ गई। आंसू से सूता चेहरा, रो रो कर सूजी हुई आंखें, मंदिर के कपड़े और चेहरे पटाख भर की मलामतों के आसार नुमाया थे। अस्सलाम पापा, उसने कुर्सी पर बैठते हुए घुटी घुटी आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चों नाश्ता शुरू करो, मैंने सबसे कहा और नाश्ता करने लगा। सब आगे आ गए थे।
और खाना शुरू हो गया, लेकिन रोमा को मक्खन लगाकर सिलाई हाथ में लिए बैठे देखा था। रोमा नाश्ता करो ठीक से। मैंने उसे टोका तो वो सिलाई का किनारा तोड़ने लगी। अभी ये सब किसी तरह नाश्ता शुरू कर ही रहे थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कुछ लोग रोमा दीदी से मिलने आए हैं। अस्मा ने कहा जब मोबाइल में रोज से कमरे में रोमा को बुलाया। इमाद उसी वक्त जोर से कुर्सी खटका कर खड़ा हो गया और दम दम करता कमरे से निकल गया। तो मुझे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ, मैंने मुलाजिम से कहा और चाय का कप उठाकर मुझे समझा लिया। तो मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो जहीर भाई के सादे 2-4 नए चेहरे नजर आए। मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें बैठने को कहा। जी फरमाइए। मैंने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। बल्कि माफ कीजिएगा, आप चाय पी लेंगे ठंडा? जी नहीं शुक्रिया हैदर साहब, इस वक्त तो आपको मुबारकबाद देने आए हैं। मुहम्मद बीबी ने तो आज कमाल कर दिया, मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जहीर भाई ने प्रोफेशनल अंदाज में कहना शुरू किया। जी शुक्रिया, आपकी से उसने ये काम सीखा है। मेरे ढीले जवाब पर दरवाजे से बाहर खड़ी अस्मा को मारा उसी को बुरा हाल हो गया। माफ कीजिएगा, मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। ये है बुखारी साहब, इनको कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म डायरेक्टर है। इनकी हर फिल्म एक नई सुपरहिट होती है। इनका तो नाम ही कामयाबी की जमानत है। इंट्रोड्यूस कराए हुए हीरो हीरोइन तो रातों रात चांद सूरज की तरह चमकने लगते हैं। इन्हीं बातों ने नादान हैदर के रात को खोटे किए थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। खुशी हुई उनसे मिलकर। ओके बेबी को बुलाएं, एक फोटो सेशन हो जाए। बुखारी साहब के साथ बैठे चुलबुला कुछ लहर कर बोला। उसके अंदाज का गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मगर उस वक्त गुस्से का कोई काम नहीं था। हाँ क्यों नहीं, मैं बुलाता हूँ अभी, लेकिन ये फोटो सेशन वाली बात अभी रहने दे। मैंने उठते हुए कहा। रोमा कहाँ हो भाई, तुम्हारे गेस्ट आए हैं। मैंने बाहर आकर उसे पुकारा। बहुत अफसोस हुआ मुझे हैदर, आपकी जहनीत के बारे में जानकर बड़ा अफसोस हुआ। मैं नहीं जानती थी कि आपके अंदर अभी भी इस किस्म का कोई जुनून वाकई है। अस्मा का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और सोफे में धसी हैरान आंखें लिए मुझे देखती रोमा की तरफ बढ़ गया। भाई उठो, ऐसे क्यों बैठे हो, वो लोग अंदर तुम्हें बुला रहे हैं। मेरी बात पर अपना पैर फटकती अंदर की तरफ चली गई। फिर कुछ सोच कर वापस मुड़ी और मेरे करीब आकर बोली, अगर ये नौकरों वाला काम इसने किया तो कसम खाती हूँ मरते दम तक इसकी सूरत नहीं देखूंगी। कहकर वो तेजी से मुड़ी। रोमा की खौफजदा नजरों से मुझे देखा। तुम कपड़े चेंज करके आओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने उसकी सिलवटों भरे कपड़ों को देख कर कहा। उसने हैरत से मुझे देखा। भाई जल्दी करो, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने कुछ झुंझला कर कहा तो वो हैरान परेशान से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो ग्रीन सूट पहने नीचे उतरी। दुपट्टा गले में झूल रहा था। मैंने एक नजर उसे देखा और अंदर की तरफ चल पड़ा। सर पर दुपट्टा ले लूं? अंदर दाखिल होने से पहले मैंने धीमी आवाज से कहा तो उसने जल्दी से दुपट्टा सर पर ले लिया। आदाब, उसने अंदर आकर पहले से कहा। आदाब, माशाल्लाह, देखिए जी क्या फोटोजेनिक चेहरा लगता है। कैमरा ऐसे ही चेहरे के लिए इजाद हुआ है। बुखारी के बगल में बैठा वो चुलबुला बेकरारी से बोला। मैंने हैदर साहब, रोमा बेटी से कहा कि तुम हैदर साहब की इजाजत लेकर आओ, मैं तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन करने दूंगा। मगर इस लड़की ने मेरी एक न सुनी। देख लेगी फिर टैलेंट जब उभर कर सामने आता है तो किस तरह खुद को मनवाता है। जहीर साहब ने कहा। मेरी बेटी बड़ी टैलेंटेड है जहीर साहब, कुदरत ने उसे बेतहाशा सलाहियतों से नवाजा है। मुझे तो अपनी बेटी पर फख्र है। मैंने प्यार से उसे देखते हुए कहा। रूमा के मायूस चेहरे पर जैसे हैरानियों के ढेरे बढ़ गए थे। क्यों नहीं, बड़े बड़े जौहर छुपे हैं हमारे अंदर, जरूरत तो तलाश करने की है। और बुखारी साहब ऐसे ही हीरो तो तलाश करते हैं और खराश कर ऐसी सूरत बनाकर सिल्वर स्क्रीन पर पेश करते हैं कि लोग फड़क उठते हैं। अब जी ये मेरे साथ आए हैं कि वो रोमा को अपनी नई फिल्म में हीरोइन साइन करना चाहते हैं। सही से मेरे पुराने ताल्लुकात न होते या वो उस वक्त मेरे घर ना बैठा होता तो शायद इस बात पर मैं उसकी यही मरम्मत करता कि उसका चेहरा बिगड़ जाता। आपकी बात ठीक है जहीर साहब, एक नाम है फिल्मी दुनिया में जो कामयाबी की जमानत है और मुझे खुशी है कि इन्होंने मेरी बेटी को इस काबिल समझा। लेकिन रोमा अभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। उसे अपनी सलाहियतों को आजमाने का शौक था जो पूरा हो गया। मैंने रोमा पर नजरें जमा कर कहा।
उसने एक लम्हे को मुझे देखा और फिर नजरें झुकाकर बैठ गई। नहीं नहीं जनाब, ये जुल्म न करें, इतना टैलेंट क्यों ही बर्बाद हो जाएगा। इतनी ज़हीन और काबिल बच्ची, और आप कह रही है कि वो फिल्मों में काम करना नहीं चाहती। बुखारी साहब जिससे तड़प उठे। मैंने कहा ना, उसे सिर्फ अपनी सलाहियतों को आजमाने का शौक था, जिसकी मैंने उसे इजाजत दे दी थी। अब उसका शौक पूरा हो गया है, वो खुद काम करना नहीं चाहती। आप पूछ सकते हैं खुद, जिससे मैंने रिस्क लिया। अगर वो मेरी बात से इनकार कर देती तो जो वो शोहरत के आसमान को छू गई थी, इतनी आसानी से कैसे नीचे उतर सकती थी। क्यों बेबी, आप काम क्यों नहीं करना चाहती? बुखारी साहब ने पूछा। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल नहीं। हालांकि उसने इनकार नहीं किया था, लेकिन इकरार भी नहीं किया। मैंने सीने में रुकी निसास को खारिज किया। अगर आप मुआवजे के बारे में फिक्रमंद हैं तो आप यकीन करें, आपकी फीस मेरी तमाम फिल्मों की हीरोइनों से ज्यादा होगी। बस आप हामी करें। बुखारी साहब ने दूसरा पत्ता फेंका। सर, मुझे हैरत होती है कि आखिर हम लोगों को क्या हो गया है, हर चीज को पैसों से क्यों तोड़ने लगते हैं। अगर कोई अपने शौक से कुछ करना चाहता है तो आप उसे कैसे दिखाकर प्रोफेशनल क्यों बनाना चाहते हैं। और जब कोई चीज प्रोफेशनल बन जाती है तो उसमें से अछूतापन और बेसाख्तगी गायब हो जाती है। फिर तो सिर्फ लालच और हवस रह जाती है, पैसे की और नोटों की। और लालची बंदा भला कहाँ तक जा सकता है। एक छलांग भरेगा और दूसरी का धड़ाम से नीचे। खुदा के लिए शौक को पैसों से न तोले। तहरीर की इतनी समझदारी भरी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। वेल ये हुई मैं एडवोकेट की बेटी वाली बात। बहुत खुशी हुई मुझे आपका ख्याल जानकर। आप यकीनन बहुत आगे जाएंगे। आपके पास शौक भी है और टैलेंट भी है, और सबसे बढ़कर हवस नहीं है। वाकई ये फर्क होता है एक एजुकेटेड आर्टिस्ट और एक नॉन एजुकेटेड फनकार में। बुखारी साहब सब घूमने लगे। फिर हैदर साहब, आप क्या कहते हैं, हम इनको अपनी फिल्म में साइन करें? कुछ देर बाद फिर असल टॉपिक की तरफ आ गए। नहीं बुखारी साहब, मुझे अफसोस है, अभी ऐसा मुमकिन नहीं। एक तो इसे अभी अपना MBA मुकम्मल करना है, उसके बाद पता नहीं, मेरी बेटी बड़ी जबरदस्त फोटोग्राफर है। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप कह ही नहीं सकते कि ये नॉन प्रोफेशनल कैमरे का कमाल है। मेरी तारीफ पर रोमा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। यही तो डिमांड होती है इस उम्र की, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा हौसला अफजाई और जरा सी खबरगिरी। क्या वाकई है रोमा? हाँ रोमा, बुखारी साहब ने रोमा से पूछा। बस सर, मुझे पिछले दिनों इसका क्रेज था और अब मैं वाकई इस काम को थोड़ा संजीदगी से लेना चाह रही हूँ, ताकि आपकी तस्वीरों की एक नुमाइश करवा सकूँ। इसीलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि फिल्मों को टाइम दे सकूँ। इसीलिए सॉरी। उसने पूरे एतमाद से कहा। मॉडलिंग तो जारी रखिए ना? बुखारी साहब ने उम्मीद भरे लहजे पूछा। देखेंगे, अगर वक्त हुआ तो। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, वो कहकर बाहर निकल गई। फिर जब मैंने उन्हें रुखसत करके अंदर आया तो नौकर ने मुझे बताया कि अब्बास हयात का मुलाजिम मिठाई और खत दे गया है। मैंने खत वहीं खोलकर पढ़ा। मुबारक हो हैदर अब्दुल रहमान साहब, परहेज़गारों और अल्लाह वालों के घर में खुदा ने एक मॉडल पैदा कर दिया। मेरे बेटे ने तो बाइज्जत के तौर पर निकाह किया था। आपकी बेटी ने तो रात खुद पर फाज सेल का पोस्टर लगा दिया था। अब कहिए, आपकी शराफत कहाँ गई है एडवोकेट साहब? मैंने सोचा इतनी बड़ी कामयाबी पर मॉडल भांजी को मुबारकबाद दे ही दूं। अब्बास हयात, गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने एक चिट को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और नौकर के हाथ मिठाई की टोकरे उसके घर भिजवा दी। मैं अंदर लाउंज में जाकर बैठ गया। वो उसी तरह सोफे पर धंसी बैठी थी। क्योंकि तुमने ये हरकत काफी देर बाद जब मैंने उससे गुस्से पर काबू लिया तो जरा सख्त लहजे में कहा। क्या करती थे? मम्मा मुझे फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ने दे रही थी। उनका ख्याल है इस तरह मेरा खुदा से ईमान उठ जाएगा। फोटोग्राफी तो खुदा की खुदाई में कलर डालने वाली बात है, और मेडिकल को मेरा जी नहीं चाहता। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसमें मैं खुद को मनवा सकूँ। मेरे लॉर्ड क्या ने वाकई उसे काफी हद तक निडर बना दिया था। तुमने जॉब करते वक्त मुझसे कहा था कि तुम्हारी जॉब कंप्यूटर ग्राफिक्स में है। इस जॉब में मॉडलिंग कहाँ से आ गई? मेरी मर्जी और मोहब्बत के लिए नतीजा दिया है तुमने। कोशिश के बावजूद मेरा लहजा ऊंचा हो गया और मामला सिर्फ हमारी इज्जत का ही है नहीं, नवेद और अहमद की इज्जत का भी है। तुमने इतना भी न सोचा, ये काम भी मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर किया था। अब उन लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? ये सोचा है तुमने? इस फिक्र ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर रूमा के साथ भी आयशा जैसी बात हो गई तो क्या बुराई है इस प्रोफेशन में? उसने धीमे लहजे में प्रोटेस्ट किया। शट अप रूमा, क्या तुम नहीं जानती कि इसमें क्या बुराई है? क्या यही तरबियत दी है माँ ने तुम्हें अपनी वजूद
को नंगा करके सारे ज़माने के उनको डिस्प्ले करो और उसे आर्ट एंड स्टाइल का नाम दे दो। शर्म आ रही है मुझे ये सोचते हुए कि तुमने ये घटिया काम कैसे कर लिया, और वो भी मुझसे इजाजत लिए बगैर। क्या तुमने खुद को इतना बाख्तियार समझ लिया है कि तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, और मैं जो तुमसे नरमी से पेश आता हूँ तो तुम मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाओगी, हमारी नेकनामी का यूं सरेआम मजाक उड़ाओगी, माँ के पाकीज़ा जज्बात से खेलोगी जिसने तुम्हें इतने जोकों से पाला है, कितने जोकों से पाला है। सब ये माएँ पालती हैं, उन्होंने क्या कमाल किया, उन्होंने नजर की लाठी से हर लम्हा हमें खौफजदा किया। अगर ये किया तो इतना गुनाह मिलेगा, ये वो किया तो खुदा नाराज हो जाएगा, बाद में ये काटो, अल्लाह को पसंद नहीं है, दुपट्टा माथे तक लो नहीं तो गुनाह होगा, जोर से ना हंसो, खुदा को पसंद नहीं है। का खुदा को कुछ भी पसंद नहीं है क्या? वो किसी बात पर खुश नहीं होता, सिर्फ जरा जरा सी बात पर खफा होता है। अगर इतना डरने के बावजूद भी खुदा से खफा ही होना है तो फिर वो क्यों ना किया जाए जो इंसान का दिल चाहे। उसके ख्यालात में मुझे धचका लगा था। ये तो मुझे पता था कि वो अस्मा के मजहबी रवैये पर नाक भगू चढ़ाती है, लेकिन इस तरह से गलत सोच पर उसे मुझे अंदाजा नहीं था। तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं है कि खुदा किस बात से खुश होता है और किस बात से नाराज होता है। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि तुम्हें बार बार तो याद दिलाया जाए कि ये काम मत करो, ये करो, सही है गलत बताना। बहरहाल तुम्हारी माँ का फर्ज था, उसने पूरा किया। और मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी की कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने या तुम्हारी माँ ने पूरी नहीं की हो? फिर मैं तुम्हारे दिल को सेव नहीं कर पाए। माँ बाप तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरी करें और तुम उनकी इजाजत को खिलौना बनाकर उनकी इज्जत से चौराहे पर लेकर बैठ जाओ। फन के नाम पर हवस की तिजारत करने लगो। घर में हो इसी लिए बढ़ चढ़कर शाहाना ख्यालात सूझ रहे हैं। जरा बाहर निकल कर देखो कितनी इज्जत मिलती है तुम्हारी इन बेलगाम तमन्नाओं को। क्या सुन पाओगी वो सब घटिया दिमाग से जो लोग मॉडलों के बारे में कहते हैं? मैंने जरा रुक कर उसके धुआं होते चेहरे को देखा। दोनों रास्तों में एक को चुन लो, पस्ती गंदगी की इस सुनहरी दलदल को या फिर अपने नफ्स की रखवाली को। अब मैं तुम्हें और भी नहीं दे सकता, बहुत कुछ नहीं है मेरे पास लुटाने के लिए। एक उम्र गंवा कर इज्जत कमाई है, तुम्हें बेदर्दी से उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो रो रही थी। इन झूठे आंसुओं से रुसवाई के वो दाग धुल जाएंगे जो तुमने मेरी इज्जत को लगाए हैं। अस्मा अंदर आते हुए चीख कर बोली, अस्मा तुम जाओ यहाँ से, बात करने दो मुझे इससे। मैंने सख्त लहजे में कहा तो वो एक सर्द निगाह उस पर डाल कर बाहर निकल गई। मैं उठकर उसके पास आ गया। अंदोहा गर्म था, आखिरी चोट लगानी थी। रोमा मेरी जान, तुम्हें पता है ना तुम मुझे कितनी प्यारी हो। तुम्हें कोई मैंने आँख से देखी तो मैं उसका खून पी जाऊं, मगर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बेटी। बड़ी मुश्किल में डाल दिया अपने बाप को जो फिर निशाने पर लेगी। पापा आई एम सॉरी पापा, मुझे पता नहीं क्यों मम्मा के रवैये से जिद आ गई थी। ये जो हर वक्त हमें खुदा के कहर से डराती रहती है। मैं उस हद से गिर कर देखूं तो भला क्या होता है? बस ये हर वक्त यही कहती रहती थी कि इस लड़की के तो किसी यहूदी के घर में पैदा होना चाहिए था। इस्लाम का दूसरा नाम मोहब्बत है, ना कि दिन में जब्र नहीं है। ये उनकी तालीम बोल रही थी। मेरे उस गलत फैसले और अस्मा की सख्ती ने ये दिन दिखाया था। सब फूल एक मौसम में नहीं खिलते हैं। हवाओं की तेजी या बारिश की ज्यादती हर फूल सह नहीं सकती है। बारिश और हवा फूलों के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी उनकी ज्यादती उन्हें तबाह भी कर देती है। बेटा, माल दौलत तो उनकी आजमाइश है। एक जरा से मुखालफत को साबित करने के लिए तुमने कितना गलत काम किया, और नमाज व कुरान का तो जरिया है उन तक पहुँचने के, पैमाने नहीं है उसकी मोहब्बत को तोड़ने के। मैंने उसके माथे पर सुनहरी बालों को हाथों से समझाते हुए कहा, पापा मुझसे ये सब कुछ हो जाता है खुद ब खुद, हालांकि मैं मम्मा को भी खफा नहीं करना चाहती। उसने मासूमियत से कहा, इसकी वजह यह है बेटा कि आपने अपनी सलाहियतों को पॉजिटिव राह पर डालने के बजाय फारिग बैठकर उन्हें जाया करना शुरू किया है। और उनके कुछ तकाजे होते हैं। तुम्हारी उनका सबसे बड़ा तकाजा है कि तुम उनसे जितना हो सके मसरूफ रहो, वरना फिर इसी किस्म के खुराफात जहन में आएंगे। इसलिए अब तुम संजीदगी से अपनी तालीम मुकम्मल करने की तरफ ध्यान दो तो तुम्हारी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अहमद से तुम्हारी बात हुई है? मेरी बात पर वो एक लम्हे को चुप हो गई। तुमने तो उससे जिक्र किया था पहले इस बात का? नहीं, उन्होंने
उसने नहीं सर हिलाया। वो बहुत खफा है। देखा ये खुदा की नाराजगी देखने के लिए किस किस को खफा कर दिया आपने। इस फग्गी का एक नमूना तो तुमने देख ही लिया, और तुम्हारा जरा सा गलत काम से कितने लोग नाराज हो गए हैं। उसने सर झुका दिया। तहरीन बेटा, याद रहे मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी मैं कोई ख्वाहिश करूं तो आप उसका मान रखेंगे। मैंने उसके झुके हुए सर को देख कर कहा, यस पापा। उसने सर हिला दिया। तो फिर तुम आइंदा जिंदगी में कभी इस तरह दोबारा नहीं जाओगी, इस तरह दोबारा नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक किरदार की इज्जत की बात है, वहाँ ख्वाहिश कुछ मतलब नहीं रखती है रोमा। ईश्वर भी इसकी दुनिया आंखों को चकचौंध कर देती है, और अगर एक बार इसकी चमक आंखों में पड़ जाए तो आदमी अंधा होकर रह जाता है। कुछ जैसे अंधा गड्ढे में गिरता है ना, ऐसे ही वो शख्स अंधेरी खाई में गिरता चला जाता है। तो उसे थामने नहीं आता। इसलिए पहले कदम पर ही अपने पाँव को वापस मोड़ लो। मेरी आंखों के आगे वीराने से सिसकता हुआ हैदर आ गया, और अम्मा जी की आखिरी उम्मीद भरी निगाह। पापा आई प्रॉमिस यू, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। आप मम्मा से मेरी सुलह करवा दो, वो मुझसे बहुत खफा हैं। उसने बहुत बड़े लहजे में कहा। वो तो मैं करवा ही दूंगा, और रहमान की नाराजगी कौन दूर करेगा। मेरी आखिरी बात पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो उठकर खड़ी हो गई। अच्छा, अपनी मम्मा को भेजो। वो सर लाकर बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, घर वाले कहाँ है सब। मुकर्रम भाई फातिमा भाभी के साथ अंदर आते हुए, वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई, यही है सब। आज आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया। मैंने बड़े मुल्कों को शिकवा किया, ये बात नहीं है हैदर। तुम्हारा ख्याल कभी दिल से निकला है। तुम भी तो कभी चक्कर नहीं लगाते। वो बैठते हुए बोले, आता भाईजान और भाभी। आसमा अंदर आती हुई बोली, क्या हाल है भाई, और बच्चे कहाँ हैं। मैंने सलाम के जवाब के बाद पूछा, यही है सब। आप सुनाए क्या हाल है। सफदर भाई नहीं है। सफदर भी आएगा, अभी तो हम आए हैं। मुकर्रम भाई ने कहा, जरूर जी, क्यों नहीं। अच्छा, मैं जरा चाय का क्या कराती हूँ। अस्मा उठकर बाहर चली गई। अस्मा के जाते ही मुकर्रम भाई मुझे गौर से देखने लगे। ऐसे क्या देख रही हैं। मैंने कुछ खिसिया कर कहा, देख रहा हूँ तुम कितने बदल गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं हूँ आपका पहले वाला है घर। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलो अभी पता चल जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोले, आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। चीज तो खैर अपनी थी, पर अब मांगने की नौबत आ गई है। वो उसी लहजे में बोली, मैं समझा नहीं भाई। मैंने कुछ उलझन में देखा। अपने से मुराद ये कि अब्बा जी तो मुझे कह रहे थे कि मैंने हैदर से बिलाल के लिए आयशा का कह दिया है, लेकिन तुम्हारे सर्किल के लिए मुझसे कहा। तो सच्ची बात है, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि तुमने जानबूझकर अब्बा जी के फैसले को झुठलाया। ठीक है, फिर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता, और यही गुस्सा मुझे भी आया कि मैं तो अस्मा को इनकार करके आपसे बात करने गया था, मगर आपने उल्टी मुझे इजाजत दे दी। मुझे गुस्सा आ गया कि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, इसीलिए खुद में शामिल नहीं करना चाहते हैं। मैंने ये साफ साफ कह दिया। कभी कभी जरा सी अना से मामला कितना खराब हो जाता है। अगर उस वक्त मैं या तुम अपनी अना से बाहर आ जाते तो आज ये सब यूं ना होता। उन्होंने अफसोस से कहा, यूं नहीं होता, क्योंकि इस मामले को इसी तरह तय होना था। फातिमा भाभी हंस कर बोली, तो इसका मतलब है सर तुम्हें कोई एतराज नहीं है इस बात का। मुकर्रम भाई जल्दी से बोले, नहीं मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन एक तो मुझे अस्मा से बात करनी है और दूसरी आयशा से। अस्मा से तो मैं पहले बात कर चुका हूँ और उसे तुम्हारी हाँ का इंतजार है, और आयशा बेटी को भी मेरे ख्याल से कोई एतराज नहीं होगा। मुकर्रम भाई ने कहा, चलिए अगर ऐसा है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन फिर भी आयशा की मर्जी मालूम करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, तो फिर तुम अस्मा को भेजो, वो आयशा से बात कर लेगी। वो जल्दी से बोले, भाई बहन आप तो बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैंने हंस कर कहा, नहीं मैं पहले बहुत देर कर चुका हूँ, इसलिए अब ये मौका गंवाना नहीं चाहता। अच्छा मैं देखता हूँ अस्मा को। मैं कहता हुआ उठकर बाहर आ गया। मैं जब तुमसे कह रही हूँ कि मैंने एग्रीमेंट खत्म कर दिया है तो फिर तुम क्यों नहीं मान रहे। एक लम्हा रुक कर वो फिर बोली, ले रही हूँ एडमिशन थर्ड ईयर प्रोफेशनल में। 2 बार कहा तो मैंने, अब तो अपना मुंह ठीक कर लो। रोमा के कमरे का दरवाजा खुला तो उसकी आवाज पर बाहर तक आ रही थी। मेरा जरा झाँक कर देखा, वो फोन कर रही थी और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ पे। मुझे पता था कि वो किसे फोन कर कह रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मैंने डांट डपट के अपनी बेटी को कांटों भरी वादी में तन्हा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर किसी को खिब्र नहीं मिला करता है, यानी रास्ता दिखाने वाला हर किसी को नहीं मिला करता है।